हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विभाग विदेश विभाग से संबंधित था? इनमें से कौन सा विभाग विदेश विभाग से संबंधित था? दीवान ए रसालात, दीवान ए रियासत, दीवान ए इस्तेकाफ और दीवान ए बरीद। अगर हम दीवान ए बरीद की बात करें, दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग होता था। दीवान ए बरीद कौन सा विभाग होता था? गुप्तचर विभाग। और इसका जो प्रमुख होता था, यानी गुप्तचर विभाग का जो मुखिया होता था, उसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को दीवान ए बरीद कहा जाता था और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक। इसके बाद दूसरा नाम है आपके सामने, दीवान ए इस्तेकाफ। दीवान ए इस्तेकाफ ये एक तरीके से पेंशन विभाग था। ये किस प्रकार का विभाग है? पेंशन विभाग है। और ये विद्वानों और मुस्लिम धर्मशास्त्रियों को जीविका प्रदान करता था। विद्वानों और मुस्लिम धर्मशास्त्रियों को जीविका प्रदान करता था। इसके बाद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, एक तो हमें ध्यान रखना है इसकी स्थापना किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की है। और ये जो विभाग है, ये विभाग बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित था। तो दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विभाग विदेश विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए बरीद गुप्तचर, दीवान ए इस्तेकाफ पेंशन विभाग है, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित है। तो हमारा सही जवाब होगा दीवान ए रसालात। दीवान ए रसालात ये जो विभाग है, ये विभाग धार्मिक विषयों से भी संबंधित था। ध्यान रखना है, यानी विदेश जो विभाग है ये धार्मिक विषयों से भी संबंधित था। धार्मिक विषयों से भी संबंधित था। इसका उल्लेख करते हैं आई.एच. कुरैशी, एक विद्वान हैं। आई.एच. कुरैशी। आई.एच. कुरैशी। तो दीवान ए रसालात विदेश विभाग के साथ साथ धार्मिक विषयों से भी संबंधित था। धार्मिक विषयों से संबंधित था। इसका समर्थन या इसका उल्लेख किसने किया है? आई.एच. कुरैशी ने। इसी प्रकार इस विभाग के कार्य क्या थे? ये जो दीवान ए रसालात है, इस विभाग के कार्य क्या थे? इससे पहले अगर हम बात करें, इसका जो अध्यक्ष होता था, दीवान ए रसालात का अध्यक्ष कौन होता था? सद्र। इसका अध्यक्ष कौन होता था? सद्र होता था। अब ये कार्य क्या कर रहा है? एक तो ये विभाग पड़ोसी राज्यों को जो पत्र भेजे जाते थे, पड़ोसी राज्यों को जो पत्र भेजे जाते थे, उन पत्रों का प्रारूप तैयार करता था। प्रारूप तैयार करना, यानी दीवान ए रसालात, इसका अध्यक्ष सद्र कहलाता था। ये धार्मिक का विषयों से भी जुड़ा हुआ था। और इसके कार्य क्या हैं? एक तो पड़ोसी राज्यों को जो पत्र भेजे जाते थे, उन पत्रों का ये प्रारूप तैयार करता था। इसी प्रकार और अगर हम बात करें, एक तो विदेशों में जाने वाले और देश में आने वाले जो राजदूत थे, उनसे भी ये निकट संपर्क स्थापित करता था। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दीवान ए रसालात। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा मुन्हियांस नामक गुप्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? मुन्हियांस, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा मुन्हियांस, देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा मुन्हियांस नामक गुप्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्त पदाधिकारी जिसका नाम क्या है, मुन्हियांस, इसकी नियुक्ति की थी। और अगर हम बात करें तो गुप्तचर विभाग था, अभी हम चर्चा कर भी चुके हैं। गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए बरीद। गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए बरीद। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था बरीद ए मुमालिक। इसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक। और ये जो बरीद ए मुमालिक था ये प्रमुख समाचार लेखक भी हुआ करता था। ये प्रमुख समाचार लेखक, ये प्रमुख समाचार लेखक के रूप में भी कार्य करता था। और इसके अधीन गुप्तचर होते थे, संदेशवाहक होते थे और डाक चौकियाँ। गुप्तचर, संदेशवाहक और डाक चौकियाँ इसी के अधीन होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दीवान ए बरीद नामक विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। दीवान ए बरीद, अभी हमने चर्चा कर ली है। इस विभाग का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। और इसके बाद है शेख उल इस्लाम और अमीर ए दीवान। अमीर ए दीवान, तो हमें ध्यान रखना है दीवान ए बरीद नामक विभाग का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक। क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक कहलाता था। और यदि हम शेख उल इस्लाम की बात करें, शेख उल इस्लाम की बात करें तो सद्र उस सुदूर काजी उल कुजात शेख उल इस्लाम, ये न्याय विभाग से संबंधित थे। मुख्य रूप से कौन से विभाग से संबंधित थे? न्याय विभाग से। तो इसका सही जवाब होगा बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कजा विभाग है। दीवान ए कजा विभाग से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? दीवान ए कजा, एक तो ये ध्यान रखना है दीवान ए कजा का अर्थ हुआ ये सल्तनत काल में न्याय विभाग था। दीवान ए कजा सल्तनत काल में न्याय विभाग था। इस विभाग का अध्यक्ष काजी ए मुमालिक अथवा काजी उल कुजात कहलाता था। इस विभाग का अध्यक्ष काजी ए मुमालिक या काजी उल कुजात कहलाता था, ये सही बात है। इसके अधीन नायब काजी और अदल होते थे, यानी आपका जो काजी मुमालिक अथवा काजी उल कुजात है इसके अधीन कौन होते थे? नायब काजी और अदल होते थे, ये बात भी सही है। नियमों की व्याख्या करने के लिए मुफ्ती हुआ करते थे। नियमों की यानी कानून से संबंधित, न्याय से संबंधित जो नियम होते थे उनकी व्याख्या करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? मुफ्ती की। शेख उल इस्लाम शाही दरबार के शिष्टाचार एवं वैभव को बनाए रखता था। ध्यान से समझिए, शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम शाही दरबार के शिष्टाचार एवं वैभव को बनाए रखता था। तो ये गलत है, क्योंकि ये कार्य किसका होता था? अमीर ए हाजिब विभाग का। किसका होता था? अमीर ए हाजिब विभाग की। तो यदि हम बात करें अमीर ए हाजिब, ये कार्य कौन से विभाग का होता था? अमीर ए हाजिब, ये तो विभाग हो गया। और इस विभाग का अध्यक्ष बारबक कहलाता था। इस विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? बारबक, अर्थात अमीर ए बारबक। तो इसमें सही जवाब होगा डी। सही जवाब क्या है इसमें? डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता कौन होता था? धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता कौन होता था? तो काजी उल कुजात, अमीर ए हाजिब, सद्र उस सुदूर, सहना ए मंडी। ये ऑप्शन है आपके सामने। तो सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता होता था। अगर हम काजी उल कुजात की बात करें, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। न्याय विभाग का प्रधान, काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान होता था। और लगभग सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात ये एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। ये जो पद था ये लगभग एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। और सहना ए मंडी, सहना ए मंडी की यदि हम बात करें, ये वस्तुओं के बाजार के लिए अधीक्षक होता था। वस्तुओं के बाजार का अधीक्षक, वस्तुओं के बाजार का अधीक्षक कौन कहलाता था? सहनाए मंडी। और अमीर ए हाजिब, अभी हमने इसकी बात की है, ये दरबार के शिष्टाचार से संबंधित एक विभाग था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के अधीन कौन सा विभाग मुगल कालीन मीर ए सामा का पूर्वगामी था? दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन या दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधीन कौन सा विभाग मुगल कालीन मीर ए सामा का पूर्वगामी था? यानी हम कह सकते हैं कि मुगल काल में जो कार्य मीर ए सामा का था, वही कार्य सल्तनत काल में किसका हुआ करता था? वकील ए दर। इसका सही जवाब तो क्या होगा? वकील ए दर। अगर हम इसकी बात करें, ये राज परिवार से संबंधित विभाग था। ये जो विभाग है ये राज परिवार से संबंधित था। और राज परिवार से संबंधित जो नियम बनाए जाते थे, राज परिवार से संबंधित जो नियम बनाए जाते थे, वो किसके द्वारा बनाए जाते थे? वकील ए दर के द्वारा। तो उत्तर तो सही क्या होगा? वकील ए दर। ये मीर ए सामा का पूर्वगामी था। इसके बाद एक विभाग है दीवान ए बंदगान। विभाग का नाम क्या है? दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान की यदि हम बात करें, ये गुलामों से संबंधित विभाग था। गुलाम या दासों से संबंधित विभाग था। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक। हमने बात भी की थी कि फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक 1,80,000 दास थे। इसके बाद है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो दीवान ए खैरात किस विभाग से संबंधित था? ये निर्धन और असहाय लोगों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता था। असहाय और निर्धन, असहाय और निर्धन लड़कियों की विवाह के लिए धन की व्यवस्था या वित्तीय सहायता प्रदान करता था। इसके बाद है दीवान ए इमारत। दीवान ए इमारत ये लोक निर्माण विभाग है। दीवान ए इमारत की यदि हम बात करें, ये किस प्रकार का विभाग है? लोक निर्माण विभाग है। दीवान ए इमारत लोक निर्माण विभाग है। और ये जो विभाग है, ये विभाग भी किसके द्वारा स्थापित है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इस विभाग का गठन भी किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। और एक विद्वान है अफीफ, इतिहासकार अफीफ ने इस विभाग को इमारत खाना बताया। इस विभाग का नाम अफीफ के द्वारा क्या दिया गया है? इमारत खाना। और इस विभाग का जो अध्यक्ष है, इस विभाग की यदि हम बात करें, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसका जो अध्यक्ष था उसे मीर ए इमारत कहा जाता था।
मीर ए इमारत, इस विभाग का अध्यक्ष मीर ए इमारत कहलाता था। और इस विभाग का कार्य क्या था? सरायों, नहरों, बांधों, मस्जिदों, भवनों, मकबरों, मदरसों आदि का निर्माण करवाना। नाम से पता चल रहा है इमारत। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक होता था? अंगरक्षकों का नायक, किस व्यक्ति को अंगरक्षकों का नायक कहा जाता था? तो इसका सही जवाब तो होगा सर जानदार। अंगरक्षकों का नायक कौन होता था? सर जानदार। तो सही जवाब तो क्या है इसका? सर जानदार। अगर हम अमीर ए आखूर की बात करें, अमीर ए आखूर की बात करें, ये अश्वशाला का प्रधान होता था। ये अश्वशाला का प्रधान, अमीर ए आखूर कौन होता था? अश्वशाला का प्रधान होता था। अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस ये सुल्तान की सभाओं और दावतों जैसे उत्सवों का प्रबंध करता था। एक तो सभा और दावत, सभा और दावत जैसे जो उत्सव होते थे उनका प्रबंधन किया करता था। और एक शब्द आता है आपके सामने मजूमदार, ये आय व्यय से संबंधित था। मजूमदार का कार्य क्या था? आय व्यय और शेष राशि का हिसाब रखना। आय व्यय व शेष राशि का हिसाब रखना, ये कार्य किसका था? मजूमदार का। तो अंगरक्षकों का जो प्रधान है, नायक है, वो क्या कहलाता था? सर ए जानदार या सर जानदार कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा अधिकारी सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। कौन सा अधिकारी है जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता था? और ये राज परिवार से संबंधित था। और ये किससे संबंधित था? राज परिवार से संबंधित था। वकील ए दर दबीर ए खास, वकील ए दर दबीर ए खास। तो इसमें ऑप्शन है वकील ए दर, वकील ए दर, दबीर ए खास, खास खेल और सहना ए पील। सबसे पहले हम बात करें सहना ए पील, ये कौन होता था? सहना ए पील ये हस्तीशाला का अध्यक्ष होता था। हस्तीशाला, हस्तीशाला का अध्यक्ष यानी हाथी। हस्तीशाला का मतलब क्या हुआ? हाथी। तो सहना ए पील तो हस्तीशाला का अध्यक्ष हो गया। इसके बाद है खास खेल, शब्द है आपके सामने खास खेल, ये शाही महल की सुरक्षा का कार्य करता था। शाही महल की सुरक्षा, राजा के महल की सुरक्षा का कार्य कौन सैनिक करता था? खास खेल। एक शब्द है आपके सामने दबीर ए खास, शब्द है दबीर ए खास। तो इसका कार्य क्या था? शाही पत्र व्यवहार से संबंधित था। ये व्यक्ति शाही पत्र व्यवहार से संबंधित था। ये शाही पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? वकील ए दर। तो एक दिल्ली सल्तनत का कौन सा अधिकारी सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन, व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है? और ये राज परिवार से संबंधित होता था। ये राज परिवार से संबंधित होता था। वकील ए दर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी आंतरिक जल मार्ग और नौकायनों की व्यवस्था करता था? ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कौन सा अधिकारी आंतरिक जल मार्ग और नौकायन का प्रबंध करता था? तो अभी हमने बात की, जैसे ऑप्शन ए है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, इसका जो प्रमुख है वो बारबक कहलाता था।
और ये शाही दरबार का शिष्टाचार, शाही दरबार का शिष्टाचार और वैभव को बनाने का कार्य करता था। शाही दरबार का शिष्टाचार और वैभव। अगर हम अमीर ए हाजिब की बात करें, इसकी अनुमति के बिना ना तो कोई सुल्तान तक पहुंच सकता था और ना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अमीर ए हाजिब यानी ये एक ऐसा विभाग था, इसका पदाधिकारी बारबक या अमीर ए बारबक कहलाता था। ये दरबार के शिष्टाचार वैभव को बनाए रखता था। इसकी अनुमति के बिना ना तो कोई सुल्तान तक पहुंच सकता था और ना ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुल्तान के अत्यधिक निकट रहा करता था और इस पद पर सुल्तान का निकटतम संबंधी ही नियुक्त किया जाता था। सुल्तान का निकटतम संबंधी ही यहाँ नियुक्त किया जाता था। तो दूसरा है अमीर ए मजलिस। दूसरा ऑप्शन है अमीर ए मजलिस। अभी हमने इसकी बात की है। अमीर ए मजलिस ये कार्य क्या करता है? ये सभाओं और दावतों जैसे उत्सवों का आयोजन कर रहा है। सभा और दावत जैसे उत्सवों का आयोजन कर रहा है। अमीर ए बहर, तो इसका उत्तर तो होगा अमीर ए बहर, जो आंतरिक जलमार्ग और नौकायानों का प्रबंधन कर रहा है। आंतरिक जलमार्ग और नौकायन का प्रबंध करता है अमीर ए बहर। और एक शब्द आया हमारे सामने अमीर ए दाद, एक शब्द आया है अमीर अमीर ए दाद। इसके बारे में यदि हम बात करें, इसका कार्य क्या था? सुल्तान की अनुपस्थिति में जो मजलिस एक खलवत होती थी, मजलिस एक खलवत जो मंत्री परिषद होती थी, हमने चर्चा भी की है। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत, ये राजा की मंत्री परिषद होती थी। तो अमीर ए दाद का कार्य क्या होता था? अमीर ए दाद का कार्य क्या होता था? सुल्तान अगर उपस्थित नहीं है तो मजलिस ए खलवत की अध्यक्षता करने का कार्य करता था। लेकिन अध्यक्षता का कार्य कब करेगा? जब सुल्तान उपस्थित नहीं है। सुल्तान जब उपस्थित नहीं है तो अमीर ए मजलिस ए खलवत ए मंत्री परिषद होती थी। इसकी अध्यक्षता कौन करता था? अमीर ए दाद। तो इसका सही जवाब होगा अमीर ए बहर। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा अधिकारी ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य करता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा अधिकारी ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य करता था? यानी हम सामान्य रूप से बात करें, ये राज्य के खर्चों की जांच करता था। राज्य के खर्चे की जांच करना, खर्चे का मतलब हम कह सकते हैं राज्य में कितना व्यय हुआ है, उसकी जांच करने का कार्य करता था। यानी ऑडिटर जनरल किसे कहा जाता था? किसे ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब तो होगा मुस्तौफी ए मुमालिक। सही जवाब क्या होगा? मुस्तौफी ए मुमालिक। और इसी को महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? महालेखा परीक्षक। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा अधिकारी ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य करता था? तो ये राज्य के खर्चे अथवा व्यय से संबंधित अधिकारी था। और ऑडिटर जनरल को हम किस नाम से भी जानते हैं? महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑप्शन 2 मुशर्रिफ ए मुमालिक। ऑप्शन 2 में है मुशर्रिफ ए मुमालिक। ये महालेखाकार होता था। ये कौन होता था? महालेखाकार। और इसे हम किस नाम से भी संबोधित कर सकते हैं? अकाउंटेंट जनरल होता था ये, अकाउंटेंट जनरल। और इसका कार्य क्या है? वो खर्चे से संबंधित कार्य करता था और ये राज्य की आय से संबंधित कार्य करता था। तो अपन कह सकते हैं कि ये राज्य के व्यय से संबंधित कार्य कर रहा है और ये राज्य की आय से संबंधित कार्य कर रहा है। इसके बाद एक शब्द आता है मुहतसिब।
इसके बाद एक शब्द आता है मुहतसिब। मुहतसिब का कार्य क्या होता था, यानी ये लोगों के आचरण पर नज़र रखता था। एक तो इसका कार्य क्या होता था, लोगों के आचरण पर नज़र रखना, प्लस ये बाजार मूल्य नियंत्रण की जानकारी रखता था। मूल्य नियंत्रण और माप तोल की जानकारी रखता था। आचरण, लोगों का आचरण, मूल्य नियंत्रण और माप तोल की जानकारी रखने का कार्य कौन करता था, मुहतसिब। एक ऑप्शन है आपके सामने मुतसर्रिफ, एक शब्द है और शब्द क्या है, मुतसर्रिफ। ये शाही कारखानों की देखभाल करता था। शाही कारखाना की देखभाल करने का कार्य कौन करता था, मुतसर्रिफ करता था। शाही कारखानों की देखभाल कौन करता था, मुतसर्रिफ। तो ऑप्शन में इसका सही जवाब होगा मुस्तौफी ए मुमालिक। अगला क्वेश्चन है, सभाओं व दावतों जैसे उत्सवों का आयोजन, सभाओं व दावतों जैसे उत्सवों का आयोजन किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो इसका सही जवाब तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा अमीर ए मजलिस। सही जवाब क्या होगा, अमीर ए मजलिस। इसके बाद ऑप्शन है बी ऑप्शन देखिए, मुफ्ती। मुफ्ती का कार्य क्या होता था, मुफ्ती ये धर्म की व्याख्या करने का कार्य करता था। धर्म की व्याख्या करना, मुफ्ती का कार्य क्या होता था, धर्म की व्याख्या करना। एक शब्द आया आपके सामने कोतवाल। कोतवाल की यदि हम बात करें, ये बड़े नगरों का न्यायिक पदाधिकारी होता था। बड़े नगरों का न्यायिक पदाधिकारी होता था और न्यायिक पदाधिकारी के साथ साथ ये शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। शहरों की बात है ये, कानून व्यवस्था, बड़ा पदाधिकारी होता था नगर का और ये शहरों में कानून व्यवस्था बनाने का कार्य करता था। और एक शब्द आया है अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो अमीर ए आखूर कौन होता था, अश्वशाला का प्रधान। ये कौन होता था, अश्वशाला का प्रधान, अमीर ए आखूर। तो इसका सही जवाब होगा अमीर ए मजलिस। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में बड़े नगरों के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में बड़े नगरों के जो न्यायाधीश होते थे उसे क्या कहा जाता था, अमीर ए दाद। बड़े नगर के जो न्यायाधीश होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, अमीर ए दाद कहा जाता था। काजी उल कुजात और सद्र ए सुदूर, काजी उल कुजात तथा सद्र ए सुदूर ये न्याय से संबंधित थे। ये कौन से विभाग से संबंधित थे, न्याय विभाग से संबंधित थे। और प्राय ये जो दोनों पद हैं एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं वाला पूछा गया है, यानी कुछ विभाग हैं और विभागों से संबंधित उनके संस्थापक हैं, उससे संबंधित पूछा गया है। वकील ए सुल्तान, वकील ए जो सुल्तान का पद है वो नसीरुद्दीन महमूद द्वितीय तुगलक के समय हुआ, ये सही बात है। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की है। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। लेकिन दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज इसकी स्थापना तो बलवन ने की है। इसकी स्थापना किसने की है, बलवन ने। तो इसमें सही उत्तर तो क्या होगा हमारा डी। इसकी स्थापना किसने की है, बलवन ने। तो दीवान ए आरिज जो विभाग है उसकी स्थापना बलवन के द्वारा की गई। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने एक तो कौन सा विभाग स्थापित किया है, दीवाने बंदगान। ये दासों से संबंधित था, दीवान ए बंदगान। ये विभाग किसके द्वारा किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात यानी सहायता से संबंधित, लोगों की सहायता से संबंधित कौन सा विभाग है, दीवान ए खैरात। ये विभाग भी किसके द्वारा स्थापित किया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दारुल सफ़ा,
चिकित्सालय, दारुल सफ़ा। और ये विभाग भी किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अगर हम बात करें इमलाक विभाग, एक विभाग है आपके सामने इमलाक विभाग, इसकी स्थापना भी किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।